उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फैसला किया था कि उनकी नुमाइंदगी करने के लिए जो वकीलों का पैनल होगा, उन पैनल में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित के बेटे श्रेयस ललित को भी शामिल किया गया था। कई सारे वकीलों की सूची थी जिन्हें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में कानून के जानकारों ने सरकार का ये ध्यान दिलाया कि ये सुप्रीम कोर्ट की ही एक पुरानी गाइडलाइन का उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में बहुत सारी चीजें तय की थी। इनरोलमेंट के कितने साल बाद आप सरकारी पैनल में आ सकते हैं, उतने साल की आपकी एक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए और बहुत सारी शर्तें और अर्हताएं थी जिन्हें शायद श्रेयस ललित पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दबी जबान से चर्चा हुई, कुछ ज्ञात और अज्ञात कारण होते हैं जिनमें सरकारी अधिकारी, नेता, सरकार में शामिल लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। उसके कारण आप समझ सकते हैं कि क्या कारण होते हैं। दबी जबान से चर्चाएं हुई और चर्चाएं होने के बाद यह भी कहा जा रहा है कि किसी थ्रू प्रॉपर चैनल उनको ये बताया गया कि ये चीजें सही नहीं है और आपके कदम से अगर देश के चीफ जस्टिस की छवि को, उनकी महिमा को कहीं से छवि धूमिल होती है तो ये कतई उचित नहीं है। लिहाजा सरकार ने अब उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर एक रोक लगा दी है, यानी अब ये फैसला टाल दिया गया है। अब ये अलग बात है कि श्रेयस ललित के चक्कर में बहुत सारे वकील जिनको पैनल में शामिल किया गया था, उनको भी अब इंतजार करना पड़ेगा सरकार के अगले शासनादेश का। आखिर हमने कई कानून के जानकार लोगों से बात की जिनकी ऊपर तक पैठ है, उनका भी यही कहना है कि शुरू में कई बार सरकारी अधिकारी, सरकार के लोग या कानून मंत्री, वहां के राज्य की सरकारें उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लेती हैं। उनको लगता है सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन ये तो कानून का मामला है। ऐसे में जब उनको ये बताया गया कि शाबाशी के बजाय डंडे पड़ सकते हैं और उसके बाद फिर ये शासनादेश वापस लिया गया है, इसमें क्या और गहराई से हम अगर जाएं तो इसमें हमारे साथ यहाँ के गौरव यादव जी हैं जो ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या गाइडलाइन दी थी, ये कब की बात है, कब ये फैसला आया था। ये जो मुझे ख्याल है सर, जस्टिस टी.एस. ठाकुर साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले कोर्ट नंबर 2 में बैठते थे। हरियाणा का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक पर्सनल इन पर्सन अपीयर होते थे। उस केस में माननीय उस समय के सॉलिसिटर जनरल अपने रंजीत कुमार साहब थे, अपीयर होते थे। तो एडवोकेट एंड एडिशनल एजी और पैनल पे अधिवक्ता होने के लिए माननीय उस समय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर साहब ने एक बहुत ही इलोबोरेट गाइडलाइन दाखिल की थी कि आपका बार रजिस्ट्रेशन कितने साल का होना चाहिए, इवन कि आपकी फाइलिंग जो है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी स्टैंडिंग क्या है, उसके बारे में पूरा उन्होंने एक जो है विधिवत जो है रिपोर्टेबल जजमेंट पास किया था। उसके परसुएंस में अगर किया तो मैंने भी देखा था कि अभी 2017 का उनका हुआ है और उत्तर प्रदेश को वरिष्ठ पैनल कैसे कर दिया गया, क्योंकि सारे लोग, हम लोग भी लगे थे भाई कि हमें पैनल मिल जाए। तो यही कारण था कि आप वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते थे, लेकिन मन में वकीलों के आया भाई कि वो चीफ जस्टिस के माननीय वर्तमान यूनियन ललित साहब जो बहुत ही विद्वान अधिवक्ता रहे हैं और चीफ जस्टिस हैं, उनके लड़के हैं तो कुछ ज़्यादा उनकी क्राइटेरिया होगी, लेकिन विधि के समझ जो है सारे लोग बराबर होते हैं। जो जूता पहनता है उसको ही पता रहता है कि कील किधर है और किधर अंगूठे में ज्यादा ठेक रहा है, किधर उंगली को काट रहा है। तो ये गौरव यादव जी ये बता रहे हैं, इनकी भी बातें आई कि जब हम भी पैनल के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी पूरी प्रैक्टिस उतने दिनों की नहीं है। बहुत सारी शर्तें उसमें शामिल की गई थी, जिसमें था कि 10 साल से ज्यादा की एक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, फाइलिंग का अनुभव होना चाहिए, ड्राफ्टिंग का अनुभव होना चाहिए और ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं। जैसा इन्होंने बताया कि एक एलाबोरेट गाइडलाइन है, एक बहुत विस्तृत गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पर जो फिट हो जाए वो सही है। लेकिन कई लोग तो ये सोचते हैं कि अगर पेपर वेट रख दिया जाए तो कोई भी कागज नहीं उड़ेगा, लेकिन कानून की निगाह में कितना भी भारी से भारी पेपर वेट रख दिया जाए, कानून के हाथ लंबे होते हैं, हर पेपर वेट को उड़ा सकती है कानून की फूंक, और वही इस मामले में भी हुआ है। कैमरामैन के साथ संजय शर्मा।